Assalamualaikum ji. Today we will discuss about chapter number 3 of physics class 9, that is dynamics. Dynamics is somehow related to kinematics, but there is a big difference between them. That is kinematics का बारे में हमने जब बात की थी तो उसमें था कि हम cause of motion को डील नहीं करते, सिर्फ motion को डील करते हैं, मगर इसमें हम दोनों को डील करते हैं. ठीक है, that motion and cause of motion, it is also a branch of physics. Next is force. You will be familiar to it. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या हम उसे मूव करें लेकिन वो मूव नहीं हो रही है, और अगर एक बॉडी रुक गई है और हम उसे स्टॉप कर रहे हैं बट वो नहीं हो रही, तो इसे हम फोर्स कह देंगे. ठीक है, जैसे इसकी टाइप मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी. और इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. एक और प्रॉपर्टी भी आ जाती है फोर्स की, दैट इट मे नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव. यानी हर दफ़ा जरूरी नहीं है कि बॉडी मूव करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं वॉल पे फोर्स लगा रही हूँ लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत हैवी है. ठीक है, तो मैं इस पर जितनी मर्जी फोर्स लगाऊंगी, इट कांट चेंज इट्स पोजीशन. सो फोर्स ये भी हो सकता है कि चेंज कर सकती है पोजीशन को, उसकी डायरेक्शन को, बट कभी कभार हम उसको चेंज नहीं भी कर सकते, या हम हर दफ़ा बॉडी को मूव कराना ज़रूरी नहीं है फोर्स से. सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आता है, इनर्शिया. इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी में कि अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट कर रही हो तो उसके अंदर एक ऐसी खसूसियत होगी बॉडी में कि वो उसको रेजिस्ट करेगी, रिकावट बनेगी. ठीक है, उसको इनर्शिया कहते हैं. अब आती है बात मोमेंटम पे. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी की वजह से जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, इसको हम कहेंगे मोमेंटम. मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड बात की है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. सो हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम. जैसे कि हमने लिखा है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ही शो करिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. ओके, फर्स्ट लॉ अगर हम इसके बारे में देखें, अगर कोई बॉडी स्टेट, वो किसमें ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन पे है, वो अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. यानी कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते. यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट. ओके, व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. फर्स्ट लॉ इसकी डेफिनेशन से शो कर रहा है कि इट डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज, सो इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी मूविंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें फर्स्ट टू को, तो हमारे पास आता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम. तो अगर एफ इधर एम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी हैव एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एम. जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन ये हटाते हैं तो एफ इज इक्वल टू ए एम आता है, वेयर यहाँ पर एक कांस्टेंट के आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है इन एस आई यूनिट्स. ओके, सारा बता दिया. अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में. फोर्स की यूनिट होती है जी न्यूटन. न्यूटन किस तरह? मास किलोग्राम एंड ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड लॉ को हम डील करने से पहले दो टर्म्स डिस्कस करते हैं, दैट इज मास एंड वेट. बेसिकली मैंने इसका डिफरेंस बना के आपको बता दिया ताकि पेपर में सॉल्व करना इजी हो. इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. वेट इज फोर्स, वेयर मास इज अ क्वांटिटी. ओके, it is a scalar quantity, it is a vector quantity, its unit is kg, its unit is newton, that is kilogram meter per second. m is equal to f over a होता है जबकि w is equal to mg होता है. ओके, तो इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस. हम किसी भी बीम बैलेंस है, लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं मास और वेट सेम है, बट दे आर इन सेम. वेट वो प्रॉपर्टी ग्रेविटी की वजह से होगी. ओके, नाउ थर्ड लॉ मोशन के बारे में अगर हम बात करें, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ इक्वल एंड बट ऑपोजिट रिएक्शन. यानी फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे बेसिक्स में, अगर कोई बंदा आपको थप्पड़ मारे तो आपका वो इसने एक्शन किया, आप इन रिटर्न उसको थप्पड़ मारते हैं, आपका रिएक्शन. तो यही बात है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. अब हम बात करते हैं फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर मैं बात करती हूँ, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो वी आई वेलोसिटी से मूव करती. जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो वो मेरे पास वी एफ उसकी वेलोसिटी होगी जब वाई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ए थी. हमें पता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम. तो अगर इनिशियल के लिए होगा तो पी आई वी आई हो जाएगा, पी एफ होगा तो यहाँ पर भी वी एफ.
चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो मैं पी एफ में से पी आई को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाता है जी चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि मुझे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट इट इज। रेट अगर बात आ गई तो इसका मतलब है हम क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, दोनों साइड्स पे टी पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एम कॉमन ले लेंगे, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू एम ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि मुझे पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम ए की जगह हम F लिख देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो अगर हमने फोर्स को डिस्क्राइब करना इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, यानी नो फोर्स एक्ट सो मोमेंटम इज कंजर्व। जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करी तो मोमेंटम भी, कोई बॉडी मूव भी नहीं करी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। द मोमेंटम, अच्छा ये लास्ट स्टेट क्या करता है, ये इसकी बेसिकली स्टेटमेंट है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज इंटरेक्ट करेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू योर पेपर, सो प्रिपेयर इट वेल। सबसे पहले जी हमने M1 एक मास ले लिया, M2 एक यानी बॉडी ले ली, उसके बाद M1 बॉडी को हमने कह दिया U1 से मूव कर रहा है और M2 को बिफोर कोलिजन था, लेकिन जब उन्होंने कोलिजन की दोनों टकराए। ठीक है, बी फिगर में वो दोनों टकरा रहे हैं, और लास्ट सी फिगर में आफ्टर कोलिजन यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। बिफोर कोलिजन U1 थी, आफ्टर V1। इसी तरह बिफोर M2 की जो वेलोसिटी थी U2 थी, आफ्टर कोलिजन V2। आता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू M1 V U1 आ गया, और इस तरह M2 का M2 U2, क्योंकि P इज इक्वल टू MV होता है। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम टोटल अगर मैं निकालूं तो इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज बिफोर कोलिजन। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, आफ्टर कोलिजन के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो आफ्टर फाइनल में मेरे पास V1 वेलोसिटी थी और V2, तो M1 की जो फाइनल मोमेंटम है वो M1 V1 है, और M2 का जो है वो M2 V2। अब जब हम आफ्टर कोलिजन बात करते हैं फाइनल मोमेंटम, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कौन सा, आइसोलेटेड। अगर दो बॉडीज टकराएं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। That is the law of conservation of momentum. Thank you very much.